हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर में प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे। तो अपनी इसी सवालों की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम सवालों की मैराथन लेक्चर्स की एक सीरीज देख रहे थे, जहां पे अपने मैराथन लेक्चर्स में हम बहुत सारे सवालों को बहुत तेजी से कवर कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन मैराथन लेक्चर्स में आपके साथ जितने भी सवाल मैंने डिस्कस किए हैं उन सभी की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। तो इन मैराथन लेक्चर्स में हम जितने भी सवाल डिस्कस कर रहे हैं सर, वो या तो सिमिलैरिटी पे बेस्ड है या फिर इसी चैप्टर में सिमिलैरिटी के पहले वाले कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। और इन लेक्चर्स में हम जितने भी सवाल डिस्कस कर रहे हैं सर, ये सारे सवाल आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सवालों के थ्रू हमने अपने ट्रायंगल चैप्टर में अभी तक जितना भी पढ़ लिया है सर, उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, उसका एक अच्छा रिवीजन हो रहा है सर। तो इस मैराथन लेक्चर में भी आप लोगों का वही अप्रोच होने वाला है जो कि बाकी के मैराथन लेक्चर से रहा है। यानी कि जैसे ही सवाल दिखता है तुरंत आप वीडियो को करेंगे पॉज, खुद से सवाल को फटाफट ट्राई करोगे, सॉल्व करने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करके अपने सॉल्यूशन को सर के सॉल्यूशन से मैच करते हुए आगे बढ़ जाओगे। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा, उसके बाद भी आप लोगों को सर का सॉल्यूशन जरूर से देखना है, क्योंकि सर सॉल्यूशन बताने के दौरान बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस मैराथन लेक्चर को, अपने सवालों की बुलेट ट्रेन को इस तगड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं सर। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा सर, या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC इफ PQRS be the midpoints of AB, AC, CD and BD respectively, show that PQRS is a rhombus। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सर अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो फिगर के साथ पूछा जाएगा या फिर फिगर के बिना पूछा जाएगा। तो फिगर के साथ पूछा जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सवाल कंपैरेटिवली आसान बन गया। लेकिन इन केस ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो पूरा सवाल पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल पे चर्चा चल रही है, यानी कि एक क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि क्या हम अपने क्वाड्रिलैटरल को जैसे चाहे वैसे रैंडमली ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन है। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सवाल पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि हमारे क्वाड्रिलैटरल को कैसे ड्रॉ करना है। इस पे एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यह रेस्ट्रिक्शन आपको एक बार में सीधे ऑब्जर्व नहीं होगी, पहले आपको फिगर में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके रेस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले रफ में जाके बिल्कुल रैंडम तरीके से जैसे हम चाहें वैसे क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद रूल्स के मुताबिक अपने क्वाड्रिलैटरल का नामकरण कर लेते हैं। इतना करने के बाद समझ में आएगा कि हमारे क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ करने में क्या रेस्ट्रिक्शन है जो कि हमें फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा। तो रफ में जाके पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से हमने क्या किया सर, एक क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है सर क्वाड्रिलैटरल के नामकरण की। तो सवाल ने ऑलरेडी बता दिया है कि क्वाड्रिलैटरल का क्या नाम रखना है। सवाल ने बता दिया है सर कि क्वाड्रिलैटरल का नाम रखना है क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब क्वाड्रिलैटरल के नॉमेनक्लेचर के जो भी रूल्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं उनको फॉलो करते हुए जैसे आप चाहे वैसे अपने क्वाड्रिलैटरल का नामकरण कर लीजिए। तो मान लो यहां पे मैं बिल्कुल रैंडमली अपने क्वाड्रिलैटरल का नामकरण कुछ इस तरीके से कर देता हूं कि इस वर्टेक्स से स्टार्ट करता हूं और क्लॉकवाइज चलता हूं, यानी कि सर A के बाद यहां पे B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। अब देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सवाल आगे कह रहा है सर कि आपका क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें AD और BC आपस में इक्वल है। थोड़ा डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करिए। तो सर ये रहा AD और ये रहा BC। तो सवाल कह रहा है कि ये क्वाड्रिलैटरल ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें AD और BC आपस में इक्वल है।
कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? अब थोड़ी देर में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से सर एक और रैंडम तरीके से क्वाड्रिलेटरल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसका नामकरण कुछ और तरीके से करते हैं, लेकिन रूल्स के अंतर्गत, रूल्स के हिसाब से कुछ और तरीके से नामकरण करते हैं सर। तो मान लो अब इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, यानी कि इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हुए हम कैसे चले हैं सर? हम यहां पे एंटी क्लॉकवाइज चले। तो यहां पे मुझे कंडीशन क्या गिवन है सर? तो कंडीशन ये कही जा रही है कि आपके क्वाड्रिलेटरल में एडी बीसी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये रहा सर एडी, ये रहा बीसी। तो मुझे कहा जा रहा है कि आप अपना क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ करोगे कि ये आपस में बराबर होना चाहिए। अब कुछ दिखा क्या? देखो क्या दिखा, ध्यान से सुनना। तो यहां पे यहां तक सवाल पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है कि हमें अपने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है सर कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में इक्वल होना चाहिए। लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। हमें अपना क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसे ड्रॉ करना है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में इक्वल होना चाहिए, इक्वल दिखना चाहिए सर। और उस अपोजिट इक्वल साइड के पेयर का नाम क्या रखना है यह भी बता दिया गया है। मुझे बता दिया गया है सर कि हमारा ये जो इक्वल अपोजिट साइड का पेयर होगा, इनमें से एक साइड एडी बनना चाहिए, दूसरा साइड बीसी बनना चाहिए सर। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब चूंकि मुझे समझ में आ गया है सर कि हमारे क्वाड्रिलेटरल पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, अब हम प्रॉपर तरीके से अपने क्वाड्रिलेटरल की बात कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रॉपर तरीके से फेयर में अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो मान लो मैं अपने इक्वल अपोजिट साइड के पेयर को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। तो देखो क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करता हूं। तो मान लो ये मैंने बनाया, अब इसी के इक्वल यहां पे अपोजिट मान लो कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया सर। अब बचे हुए साइड्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने बन के तैयार है सर। अब देखो मैंने यहां पे अपने क्वाड्रिलेटरल को जिस तरीके से बनाया है, मैंने इस तरीके से बनाया है सर कि ये मुझे इसके इक्वल जैसा दिख रहा है। तो नामकरण भी अपने क्वाड्रिलेटरल का बड़े ध्यान से करना है। इस तरीके से नामकरण करना है सर कि इन दोनों में से एक साइड एडी बनना चाहिए और दूसरा वाला साइड बीसी बनना चाहिए। तो देखो कैसे दिमाग लगाता हूं नामकरण के लिए, ध्यान से सुनना। तो मान लो मैं यहां पे रैंडमली इसको एडी बना देता हूं। तो इसको एडी बनाऊंगा, तो मान लो इस वर्टेक्स को ए कह देता हूं, इस वर्टेक्स को डी कह देता हूं। अब अगर मैंने यहां पे ये कर दिया, तो क्या आप बाकी वर्टिसेस के नाम को फिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर। समझिएगा बात को। सर ऐसे एडी लिखने का क्या मतलब? इसका मतलब यह है सर कि आप जरूर से ऐसे चले होगे, क्लॉकवाइज चले होगे, तभी तो ऐसे चलने पे लास्ट में एडी आया होगा सर। यानी कि यहां से आपको क्लियर है कि ए के बाद इस डायरेक्शन में बी आ जाएगा और यहां पे सी आ जाएगा। तो एक ये तरीका हो सकता है सर नाम लिखने का। एक और तरीका हो सकता था, कैसे? ध्यान से सुनिएगा। तो एक और तरीका यहां पे कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो इसको मैं बीसी कह देता हूं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल रैंडमली, ठीक है? तो अगर मैंने इसको बीसी कहा सर, तो देखो मैं कैसे चला हूं। इसको बीसी बोलने का मतलब यह है सर कि बी से सी, यानी कि मैं ऐसे जा रहा हूं। यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है सर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या बाकी वर्टिसेस को फिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बी सी, इसके बाद इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा सर? डी आ जाएगा। तो कॉमन सेंस से क्लियर है कि ये क्या रहा होगा सर? ए रहा होगा। तो ऐसे भी नामकरण कर सकते हो। तो नामकरण कई तरीके से कर सकते हो। बस इस इंपॉर्टेंट चीज को दिमाग में रखना कि आप जो अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करोगे इस तरीके से कि उसमें एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल दिखना चाहिए, वो इक्वल साइड के पेयर में से एक साइड एडी होना चाहिए, दूसरा बीसी होना चाहिए। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है और उसी तरीके से नामकरण करना है सर। तो नामकरण की कहानी सभी को यहां पे समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए। अब अपने बुक के फिगर में चलते हैं सर। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए कुछ इस तरीके से फिगर बना के रखा था। अब मैंने अपने इस क्वाड्रिलेटरल को बिल्कुल रैंडमली कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है सर कि ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि मेरे इस क्वाड्रिलेटरल में यही मेरे इक्वल अपोजिट साइड का पेयर है सर। तो क्या दिमाग में? मुझे ये दिमाग में है सर, इन दोनों में से एक क्या बनना चाहिए? एडी बनना चाहिए, दूसरा क्या बनना चाहिए? बीसी बनना चाहिए। मान लो मैं बिल्कुल रैंडमली इसको एडी बना देता हूं सर। सभी को क्लियर हुआ इतना?
अब इसके AD का मतलब ये है सर कि हम कैसे चले हैं, हम कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज चले हैं, यानी कि अब हम अपने बाकी वर्टिसेस को भी फिल कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में आगे आ जाएगा B और यहां पे आ जाएगा C। तो हमने अपने क्वाड्रिलैटरल को भी ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रिलैटरल का नामकरण भी कर लिया। तो अब जाके सवाल में यहां तक की कहानी होती है कंप्लीट। अब देखो सवाल और इंटरेस्टिंग हो रहा है, कैसे, ध्यान से सुनना। तो आगे जाके हमारे इस फिगर के कुछ साइड्स के मिड पॉइंट्स पे बात चल रही है सर। आगे जाके हमारे इस फिगर के कुछ साइड्स के मिड पॉइंट्स की बात चल रही है। किन साइड्स के मिड पॉइंट्स की बात चल रही है, ध्यान से देखिएगा सर। तो AB के मिड पॉइंट पे बात चल रही है सर। तो ये रहा AB, इसका मिड पॉइंट अगर मैं मार्क करूं सर तो मान लो यहां कहीं होगा, ठीक है सर। आगे AC के मिड पॉइंट की बात चल रही है। तो अभी फिलहाल फिगर में AC नहीं दिख रहा है सर, मुझे AC ड्रॉ करना पड़ेगा। AC क्या है सर, तो AC एक्चुअली में मेरे क्वाड्रिलैटरल का एक डायगोनल है। तो पहले मुझे अपने डायगोनल AC को ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर लिया सर। तो इसके भी मिड पॉइंट की बात चल रही है, तो इसके भी मिड पॉइंट को यहां पे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहां कहीं होना चाहिए सर। क्लियर हो गया। अब उसके बाद CD के मिड पॉइंट पे बात चल रही है सर। तो ये रहा मेरे फिगर में CD। अगर इसके मिड पॉइंट की बात की जाए सर तो ऑलमोस्ट कुछ यहां कहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट कुछ सर यहां कहीं होना चाहिए। अब फाइनली अपने BD के मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगेन फिगर में अभी फिलहाल हमें BD नहीं दिख रहा है सर, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे पहले BD को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले BD को ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो मुझे दिख रहा है कि BD मेरे इस क्वाड्रिलैटरल का दूसरा वाला डायगोनल है। ड्रॉ करते हैं सर। तो यहां पे बड़े ध्यान से हमने क्या किया, अपने BD को ड्रॉ करने की कोशिश की। अगेन वही प्रॉब्लम जो प्रिंस सर को होती है, सीधी लाइन कभी नहीं ड्रॉ हो पाती। लेकिन प्रिंस सर कभी हार नहीं मानेंगे, वो सीधी लाइन बनाने की कोशिश करते रहेंगे। कभी ना कभी तो सीधी लाइन जरूर बनेगी। अब कभी ना कभी का ये मतलब नहीं है कितना देर लगे, बन जाए, भगवान बन जाए, प्लीज बन जाए। ऑलमोस्ट सीधी लाइन बन गई है, ठीक है सर। तो यहां पे एक और डायगोनल बना दिया सर। इस डायगोनल के भी मिड पॉइंट की बात करनी है। तो अगर इसके मिड पॉइंट को खोजूंगा ना सर तो ऑलमोस्ट मुझे यहां कहीं, ऑलमोस्ट यहां कहीं मुझे अपना मिड पॉइंट दिख रहा है सर। तो यहां पे अपने फिगर में जिन जिन साइड के मिड पॉइंट की बात हो रही थी सर, उनको हमने अपने फिगर में हाईलाइट कर लिया है इन डॉट्स की मदद से। कुल मिला के 4 मिड पॉइंट्स की बात हो रही थी। तो 4 मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले डॉट्स हमें अपने फिगर में बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि ये जो मिड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले डॉट्स हैं, इनका नाम क्या रखें, क्योंकि सवाल ने बता दिया है कि इन डॉट्स का नाम होने वाला है P, Q, R और S। तो कौन से डॉट को P बोलना है, कौन से डॉट को Q बोलना है, कौन से वाले को R बोलना है, कौन से वाले को S बोलना है, कैसे डिसाइड करेंगे सर। तो आपको इस चीज में मदद देने के लिए यहां पर रेस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कहता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, एंड सो ऑन कहानी चलेगी सर। अप्लाई कर दीजिए कंसेप्ट को। तो यहां पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया सर। और साइड की कहानी में चले तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए, समझ में आ जाएगा किस पॉइंट को क्या कहना है। तो पहले के लिए पहला यानी P इस्तेमाल हो रहा है AB के लिए, यानी कि सर AB के मिड पॉइंट को P बोला गया है। AB के मिड पॉइंट को P बोला गया है। आगे दूसरे के लिए दूसरा यानी कि AC के मिड पॉइंट को Q बोला गया है सर। तो ये रहा AC के मिड पॉइंट को Q बोला गया है सर। आगे CD के मिड पॉइंट को R बोला गया है सर। कहां है CD के मिड पॉइंट को R बोला गया है। और फाइनली BD के मिड पॉइंट को S बोला गया है सर। तो ये रहा BD के मिड पॉइंट को S बोला गया है सर। तो यहां पे जिस तरीके से मिड पॉइंट्स की बात हो रही थी, उनको भी फिगर में हमने क्या किया सर, हाईलाइट कर लिया। अब आप यहां पे कह सकते हो सर कि कभी भी अगर हम अपने फिगर में मिड पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं सर, तो हमेशा कुछ इस तरीके से इक्वल पार्ट्स को भी शो करते हैं। आपने यहां पे इक्वल पार्ट्स को क्यों नहीं शो किया, इसलिए शो नहीं किया क्योंकि उसके कारण फिगर बहुत गंदा दिखने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी फिगर क्या देख रहे हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जा रहा है। तो फिगर बहुत ज्यादा गंदा ना दिखे, इसी वजह से इस तरीके से मैंने इक्वल पार्ट्स को शो नहीं किया। उसके बाद भी आपको यहां पे समझना है सर कि यही पॉइंट्स मेरे यहां पे हाईलाइटेड साइड्स के क्या है सर, मिड पॉइंट्स है। इतना सभी को क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि देखो
यह बात सही है कि हम अपने गिवन डेटा को फिगर में हाईलाइट करते हैं क्योंकि इससे हमारी एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ गिवन डेटा को हाईलाइट करने से फिगर काफी ज्यादा गंदा लगने लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगना लगेगा, तो उस चीज को हाईलाइट करने से बचे। जैसे कि यहां पे इस टाइप की चीज को हम हाईलाइट करने से बचे हैं सर। क्लियर हो गया? अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब वो फाइनली मुझे कहा जा रहा है कि आप साबित करके दिखाइए, आप प्रूफ करके दिखाइए कि PQRS एक रोम्बस होगा। यानी कि इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि मुझे इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे अपना PQRS रोम्बस बनाना पड़ेगा। तो अपना PQRS रोम्बस बनाते ध्यान से सुनिएगा सर। तो सबसे पहले P से Q को ज्वाइन किया सर, बहुत ध्यान से। सीधी लाइन बनाने की सर की फिर से कोशिश, कौन सा कलर ले ले, मान लो पर्पल ले लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले P को Q से ज्वाइन करने की कोशिश सीधी लाइन से। अरे यार सीधी लाइन बनती नहीं है, बन जा भाई मेरे। हाँ ये बना। तो PQ को ज्वाइन किया सर। इसके बाद QR को भी ज्वाइन करना है, तो बड़े ध्यान से यहां पे QR को भी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद RS को ज्वाइन करना है सर, तो बड़े ध्यान से इसको भी ज्वाइन कर लिया। फाइनली PS को ज्वाइन करना है सर, इसको भी ज्वाइन कर लिया। तो कुल मिला के ये जो मुझे बीच में एक पर्पल वाला क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है ना सर, PQRS, ये क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस होगा। यही मुझे यहां पे साबित करके दिखाना है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि फिगर इसका कितना खतरनाक तरीके से बना है। बहुत आराम से सोचते हुए फिगर बना है, क्योंकि कहीं पे भी गलती कर दोगे फिगर गलत बन जाएगा, सवाल पे सोच नहीं पाओगे। इसी वजह से शुरुआत में मैंने कहा था कि यह सवाल आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल के लिए फिगर बनाने में तो हम कामयाब हो गए। अब एनालिसिस पे चलते हैं सर, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के मुझे इस पर्पल वाले क्वाड्रिलैटरल को एक रोम्बस साबित करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस कैसे कैसे साबित करना जानते हो, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि दो तरीके मेरे दिमाग में आते हैं जिनकी मदद से हम अपने क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित कर सकते हैं। तरीका नंबर एक यह हो सकता है कि अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल में यह साबित कर दें सर कि डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल रोम्बस साबित हो जाएगा सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तरीका यह हो सकता है कि अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल में यह साबित कर दें कि हमारे क्वाड्रिलैटरल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देंगे, तो भी हमारा क्वाड्रिलैटरल रोम्बस साबित हो जाएगा सर। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है सर कि सबसे पहले तो हम अपने क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम साबित कर देते हैं, उसके बाद अपने पैरेललोग्राम को कुछ ऐसा साबित कर देते हैं सर कि हमारे पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल बन जाए। यानी कुल मिला के दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम अपने क्वाड्रिलैटरल को एक इक्वल साइड्स वाला पैरेललोग्राम साबित कर दे, तो भी रोम्बस हो जाएगा सर। तो यही दो रास्ते मेरे पास समझ में आते हैं अपने क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करने के। रास्ता नंबर एक कि अगर मैं अपने क्वाड्रिलैटरल में यह साबित कर दूं कि डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो भी क्वाड्रिलैटरल रोम्बस साबित हो जाएगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल को एक इक्वल साइड्स वाला पैरेललोग्राम साबित कर दे, तो भी रोम्बस साबित हो जाएगा सर। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे आपके मन में तरीके नंबर 2 के लिए एक डाउट आ सकता है। आप कहोगे सर, आप बोल रहे हो कि अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल को एक इक्वल साइड वाला पैरेललोग्राम साबित कर दे तो वो रोम्बस साबित हो जाएगा। लेकिन सर अगर यहां पे मैं कोई इक्वल साइड वाला पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगा सर, तो वो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप तो स्क्वायर साबित कर दोगे, रोम्बस कहां साबित हुआ? अब याद करिए, आपको मैंने 9th में पढ़ाया था कि स्क्वायर क्या है सर? स्क्वायर इज अल्टीमेटली अ रोम्बस ओनली। स्क्वायर क्या है सर? स्क्वायर एक्चुअली में एक रोम्बस ही होता है। स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल टाइप का रोम्बस है सर, स्क्वायर एक ऐसा स्पेशल टाइप के रोम्बस है सर जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो एक्चुअली में स्क्वायर भी एक रोम्बस ही होता है सर। यानी कि हमने जो अपने तरीके सोचे हैं वो बिल्कुल सटीक है, वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया सर? अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि तरीका नंबर 1 या फिर तरीका नंबर 2, चॉइस आपकी है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन यहां पे प्रोसीड करने के लिए लेना चाहिए? तो इसको समझने के लिए सवाल के पूरे डेटा को एक बार फिर से देखो। तो सवाल को यहां पे ध्यान से पढ़ोगे सर,
तो आपको अपने सवाल में यहां पे मिड पॉइंट्स का जिक्र मिल रहा है, समझिएगा बात को, बस एक मिड पॉइंट की बात नहीं है, मिड पॉइंट्स का जिक्र मिल रहा है सर। 4 मिड पॉइंट की कहानी गिवन है। और याद करिए मैंने आपको सिखाया है कि किसी सवाल में अगर आपको बहुत सारे मिड पॉइंट्स की कहानी गिवन होती है, कुल मिला के एक से ज्यादा मिड पॉइंट्स की कहानी गिवन होती है, तो ट्रायंगल चैप्टर के हिसाब से तुरंत आपके दिमाग में मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट स्ट्राइक करना चाहिए। यह चीज मैंने आपको पहले सिखाई है कि नहीं? बिल्कुल सिखाई है। तो आप कहोगे सर बहुत सारे मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, यानी कि सर के कंसेप्ट के हिसाब से यहां पे अब अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम्स को यूज कर देंगे सर, तो हमारा काम हो जाना चाहिए। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है सर कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो यहां से समझ में आ रहा है सर कि अगर हम कहीं पे मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली मेरे पास वर्क करने के लिए पैरेलल लाइन की कहानी आ जाएगी। अब ये दिमाग में स्ट्राइक करते ही समझ में आ गया है कि ऑप्शन ए लेना है या ऑप्शन बी लेना है। इससे तुरंत समझ में आ गया है कि मिड पॉइंट थ्योरम मुझे पैरेलल लाइन की कहानी दे देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा अच्छा तरीका होगा सर यहां पे। यानी कि यहां पे रोम्बस साबित करने के लिए क्या करेंगे सर? रोम्बस साबित करने के लिए हम अपने क्वाड्रिलेटरल PQRS को एक इक्वल साइड्स वाला पैरेललोग्राम साबित कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस इस चीज पे रहेगा कि हमारा ये क्वाड्रिलेटरल PQRS एक पैरेललोग्राम साबित हो जाए, क्योंकि एक बार पैरेललोग्राम साबित हो गया उसके बाद उस पैरेललोग्राम के सारे साइड्स को इक्वल कैसे प्रूव करना है इस पे भी सोच सकते हैं। बिल्कुल सर, सीधी चलनी है स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से। तो अब मुझे समझ में आ गया है कि सबसे पहले मेरा फोकस जो है वो अपने क्वाड्रिलेटरल PQRS को एक पैरेललोग्राम साबित करने पे है। अब फिर से देखो मुद्दा क्या है। तो अब मुद्दा यह है सर कि अपने क्वाड्रिलेटरल PQRS को हम पैरेललोग्राम कैसे कैसे साबित कर सकते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम साबित करने के फिर से हम 3 रास्ते जानते हैं सर। रास्ता नंबर 1, अपने क्वाड्रिलेटरल में या तो हम यह साबित कर देते हैं सर कि एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अगर हम यह साबित कर देते अपने क्वाड्रिलेटरल में कि दोनों में से कोई एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है सर वो पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। तरीका नंबर 2 ये हो जाएगा सर कि अगर हम ये साबित कर दें कि मेरे क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड के पेयर आपस में पैरेलल है। तरीका नंबर 3 ये हो सकता है कि हम ये साबित कर दें कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट साइड के पेयर आपस में इक्वल है। यही 3 तरीके हैं। यानी कि सिर्फ पैरेलल सिर्फ इक्वल के रास्ते के लिए आपको दोनों अपोजिट साइड के पेयर को साबित करना पड़ेगा, और एक साथ पैरेलल एंड इक्वल की मदद से काम करना चाहोगे तो दोनों में से किसी एक अपोजिट साइड के पेयर को आपको पैरेलल और इक्वल दोनों साबित करना पड़ेगा। तो अगेन मैं आपसे पूछूं, इतनी कहानी सुनाने के बाद इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन लूं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? तो अभी बोलोगे सर कि जवाब मिल चुका है। अभी समझ में आ गया था कि मिड पॉइंट थ्योरम की कहानी लग रही है और मिड पॉइंट थ्योरम मुझे पैरेलल लाइन की ओर ले जाएगा, यानी कि पैरेलल वाला तरीका लेंगे प्योरली सर। तो समझ में आ गया है कि यहां पे अपने क्वाड्रिलेटरल PQRS को एक पैरेललोग्राम हमें अपने तरीके नंबर 2 से साबित करना है। यानी कि अब मुझे क्लियर है कि अगर मैं अपने इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के दोनों अपोजिट साइड के पेयर को आपस में पैरेलल साबित कर देता हूं तो हमारा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो तरीका समझ में आ चुका है, अब आगे प्रोसीड करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। यानी कि सर पैरेललोग्राम बताने के लिए आपको पैरेलल लाइन की कहानी चाहिए, और पैरेलल लाइन की कहानी कौन देगा? मिड पॉइंट थ्योरम देगा। अब मिड पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए कैसे सोचना है, इस कॉम्प्लिकेटेड से फिगर में कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए दिमाग लगाएंगे सर। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे जो इक्वल साइड की कहानी मुझे बोली जा रही थी, इसको मैंने क्या किया है सर? फिगर में रिप्रेजेंट कर लिया है ताकि हमेशा इस पे हमारी नजर रहे सर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, सोचना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम को यहां पे फटाफट तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, तो इससे हमें क्लियर होगा कि किस तरीके से हमें अपने फिगर में मिड पॉइंट थ्योरम की कहानी ढूंढनी है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
तो अगर मैं यहां पे अपने फिगर में रिप्रेजेंटेशन की बात करूं सर, तो मान लो मैं क्या देता हूं, मेरे ट्रायंगल के इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, और यहां पे अपने मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। अब देखो, तो यहां से मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, अपने फिगर में मिड पॉइंट थ्योरम को सोचने के लिए क्या क्या चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, क्या क्या समझ में आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये समझ में आ रहा है सर कि मिड पॉइंट थ्योरम पे वर्क करने के लिए सबसे पहले तो 2 मिड पॉइंट चाहिए। कितने मिड पॉइंट चाहिए सर? 2 मिड पॉइंट चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पे ये दिख रही है, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो 2 मिड पॉइंट चाहिए ये आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। यानी ये जो 2 मिड पॉइंट चाहिए सर, ये कनेक्टेड मिड पॉइंट्स होने चाहिए। तो फिगर से 2 चीजें तो दिख रही हैं। सबसे पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए 2 मिड पॉइंट चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज ये दिख रही है सर कि हमारे मिड पॉइंट्स कनेक्टेड होने चाहिए। और क्या दिख रहा है सर? अब हमें यह भी दिख रहा है कि हमारे जो मिड पॉइंट्स है सर, ये हमारे ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स होना चाहिए? हमारे ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए सर। अब देखो, इतने से बहुत कुछ हमें क्लियर हो जाएगा, हमें एनालिसिस करने में बहुत आसानी होगी। कैसे सर? समझिएगा बात को। तो अगर मैं आपसे पूछूं फिगर में प्रॉब्लम क्या है सर, तो आप कहोगे कि फिगर में किस तरीके से ट्रायंगल ढूंढना है, उनमें किस तरीके से मिड पॉइंट की कहानी यूज करनी है, यह समझ में नहीं आ रहा। तो इन पॉइंट्स को आप यूज करिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे प्रोसीड करना है। तो अब यहां पे इन पॉइंट्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए। तो ये जो हमें यहां पे दिख रहा है सर, अब इसको फिगर में अप्लाई करके एनालिसिस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सर अपने ओरिजिनल फिगर में मेरे पास वर्क करने के लिए 4 मिड पॉइंट्स है। कितने मिड पॉइंट्स है? 4। लेकिन इन कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे। अब देखो, इन कंडीशंस को कैसे अप्लाई करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। तो यहां पे सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है सर कि मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको बस 2 मिड पॉइंट ही चाहिए और दोनों मिड पॉइंट कनेक्टेड होने चाहिए। अब यहां पे जब इस कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा सर, तो मिड पॉइंट मुझे कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। मुझे चाहिए कितने सर अप्लाई करने के लिए? 2 ही चाहिए। और वो दोनों कैसे होने चाहिए सर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनेक्टेड होने चाहिए। तो आपको अपने फिगर में 2 कनेक्टेड मिड पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं सर? सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने फिगर में 2 कनेक्टेड मिड पॉइंट्स कितने तरीके से दिख रहे हैं? तो कहोगे सर P मिड पॉइंट, Q मिड पॉइंट आपस में कनेक्टेड एक तरीके से दिखे। कितने तरीका? एक तरीका मिला। अगेन सर Q और R मिड पॉइंट दोनों कनेक्टेड। यहां पे अगेन एक और कनेक्टेड तरीके से 2 मिड पॉइंट्स का सेट मिला। अगेन सर R मिड पॉइंट, S मिड पॉइंट, अगेन ये दोनों भी कनेक्टेड। तीसरा सेट मिला, अगेन यहां पे S मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट, और ये भी कनेक्टेड, यानी कि एक और कनेक्टेड मिड पॉइंट्स का सेट मिला। तो पहले 2 पॉइंट्स की मदद से एक बहुत बड़ी चीज क्लियर हुई कि यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को फिट बैठा रहे हैं सर। तो हमें 4 ऐसे सेट मिल रहे हैं जिसपे ये कंडीशन फिट बैठ रही है। तो 4 ऐसे सेट का क्या मतलब है? 4 ऐसे सेट का मतलब है ये सर कि मैं यहां अपने फिगर में 4 बार मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करूंगा। ये मुझे बहुत अच्छे से इनडायरेक्टली क्लियर कर रहा है कि मैं अपने फिगर में 4 बार मिड पॉइंट थ्योरम्स को अप्लाई करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। 4 बार मिड पॉइंट थ्योरम्स को अप्लाई करने का मतलब है कि आपको 4 ट्रायंगल्स भी चाहिए फिगर में सर, क्योंकि हर मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपको एक कंप्लीट ट्रायंगल चाहिए सर। तो अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि ट्रायंगल तो फिगर में कई सारे हैं। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे ये 4 ट्रायंगल्स क्या होंगे, इनको ढूंढते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगेन चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है, ध्यान से देखिएगा। तो पेयरिंग क्या क्या है क्लियर है सर। अब एक एक पेयर पे एक एक करके सोचते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले मान लो अपने P और Q वाले पेयर पे सोचते हैं। तो ये मेरे 2 अनमोल रतन, कनेक्टेड मिड पॉइंट्स। अब ये जो कनेक्टेड मिड पॉइंट्स होने चाहिए सर, हमने सीखा है ये मेरे ट्रायंगल के 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स होने चाहिए। तो देखिए यहां पे ये किसके किसके मिड पॉइंट है। तो सर ये जो पॉइंट P है ये इसका मिड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट Q है सर ये इसका मिड पॉइंट है। तो इतना कंफर्म है सर कि ये जो दोनों साइड्स है ना सर, ये दोनों साइड्स आपके ट्रायंगल के 2 साइड्स बनने चाहिए, क्योंकि अब यहां पे पूरा मुद्दा आपको 4 ट्रायंगल्स ढूंढने का है।
तो आपको यहां से ये क्लियर है सर कि ये दोनों साइड्स आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल के दो साइड्स बनने चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इन दो साइड से बनता हुआ आपको कोई ट्रायंगल दिख रहा है, तो कहोगे बिल्कुल दिख रहा है सर। अब तुरंत कह दोगे यहां पे कि इन दो साइड्स के मदद से बनता हुआ सर, यहां पे ये पिंक वाला ट्रायंगल दिख रहा है। अब तुरंत कह दोगे सर कि इन दो साइड्स के मदद से बनता हुआ यहां पे हमें ये पिंक वाला ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। देखो कैसे ट्रायंगल ढूंढ लिया। इसलिए मैंने कहा था यहां पे एक बार बारीकियां समझ लेंगे ना तो अपने आप ट्रायंगल मिलने लगेंगे। अगेन यहां पे बड़ी आसानी से कहानी के लिए सोच पाएंगे। तो ट्रायंगल मिल गया है, तो ट्रायंगल मिल गया है, फटाफट मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब अगर अपने पिंक वाले ट्रायंगल में यहां पे बात करें तो मुझे दिख रहा है सर, इस पिंक वाले ट्रायंगल में इस साइड AB का मिड पॉइंट P है, इस साइड AC का मिड पॉइंट क्या है सर? Q है। तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो याद रखिएगा यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम से आपके पास दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक तो हमारा यूज होने वाला रिजल्ट है जिसकी हमें जरूरत है, यानी कि पैरेलल लाइन की कहानी, और एक हाफ वाला बोनस रिजल्ट भी आ रहा है सर। यानी कि बात कुछ इस तरीके से कि एक सामान खरीदने जाओ तो एक के साथ एक फ्री मिलता है ना, तो बस एक फ्री वाला रिजल्ट, बोनस रिजल्ट भी आ रहा है। तो जो बोनस रिजल्ट आ रहा है ना सर, उसको भी लिखते रहिए, हो सकता है इस्तेमाल हो जाए, किसको पता है। अगर बोनस रिजल्ट आ रहा है सर तो उसको भी लिखते जाइए, हो सकता है वो भी इस्तेमाल हो जाए। तो पैरेलल लाइन वाला भी रिजल्ट लिख लेते हैं सर, और अपना बोनस हाफ वाला रिजल्ट भी लिख लेते हैं। तो पैरेलल लाइन का रिजल्ट यहां से कह देगा सर सबसे पहले अपने कौन से पिंक वाले ट्रायंगल से सर, कि हमारा जो PQ होगा सर ये BC के पैरेलल होगा। एक रिजल्ट आ गया सर, PQ जो होगा ये BC के पैरेलल होगा। ऑल्सो एक और रिजल्ट कि दिस लाइन इज हाफ ऑफ BC, यानी PQ BC का हाफ भी होगा सर। एक और रिजल्ट आएगा कि PQ जो होगा सर ये BC का हाफ भी होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो चार में से एक ट्रायंगल ढूंढा, एक रिजल्ट आया, तीन बाकी। अब बाकी तीन पे काम करते हैं। तो पहले यहां पे चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं सर। तो पहले अब इस ट्रायंगल का काम हो गया तो इसको यहां से गायब कर देते हैं। बड़े ध्यान से गायब करेंगे, चीजें मिट ना जाए इसका ख्याल रखते हुए यहां पे चीजों को गायब करेंगे। गायब कर दिया सर। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब दूसरे सेट पे चलते हैं। तो सर ये भी हमारा दूसरा सेट बना रहा है, यानी एक और सेट है। अगेन हमारे पास दो मिड पॉइंट्स है जो कि आपस में कनेक्टेड है। अब सेम चीज इन दोनों के लिए सोचना यहां पे स्टार्ट करते हैं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये किसका मिड पॉइंट, आप तुरंत जवाब दोगे सर कि ये जो है ये मेरे लाइन AC का मिड पॉइंट है, और आप कहोगे सर ये जो R है ये इसी CD का मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हो। यानी कि यहां पे मुझे अपने ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ढूंढना है सर कि ये जो दोनों है सर, ये दोनों मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स बनने चाहिए। तो इनके मदद से बनने वाला कोई ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। कह दोगे सर इनके मदद से बनने वाला ये येलो वाला ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। कहोगे सर इनके मदद से बनने वाला ये येलो वाला ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। तो अब ट्रायंगल मिल गया है सर, तो मिड पॉइंट थ्योरम की बात यहां पे कर सकते हैं। तो कर लेते हैं फटाफट। तो इस येलो वाले ट्रायंगल में दिख रहा है सर कि इसका Q मिड पॉइंट है, इसका R मिड पॉइंट है। तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो अब इस येलो वाले ट्रायंगल में अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे सर, तो यहां से कह देंगे कि मेरा ये जो QR होगा ये AD के पैरेलल हो जाएगा सर। QR जो होगा वो AD के पैरेलल हो जाएगा। और बोनस वाला रिजल्ट कि QR जो होगा सर ये AD का हाफ भी होगा सर। इसको भी लिख लिया। तो चार में से दो खत्म, दो बाकी। अब देखो फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिगर को। तो यहां पे फिर से बड़े ध्यान से फिगर को क्लियर करने की कोशिश, कुछ भी गलती से भी मिटना नहीं चाहिए सर। क्लियर कर लिया, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लेते, इसका भी काम हो गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब तीसरे की बारी। तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि ये भी हमारा एक काम का सेट है, ये R और S, क्योंकि ये दोनों जो मिड पॉइंट्स का पेयर है सर ये भी आपस में कनेक्टेड है। यानी अब मुझे इनके लिए बात करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर R किसका मिड पॉइंट है, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कि ये जो R है ये इस CD का मिड पॉइंट है। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं सर S किसका मिड पॉइंट है, तो कहोगे कि S जो है सर ये इस ब्लू वाले लाइन का मिड पॉइंट है। अगेन आप ट्रायंगल बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो सर। कोई अगर आपसे पूछे कि एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसके ये दोनों हाईलाइटेड वाले साइड्स बनने चाहिए, तो नहीं ढूंढ पाओगे क्या? बिल्कुल ढूंढ लोगे सर। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है?
तो कह दोगे सर कि इनके मदद से बनने वाला ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल मुझे मिल रहा है, तुरंत कह दोगे सर इनके मदद से बनने वाला ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल मुझे मिल रहा है। अब इस ऑरेंज वाले ट्रायंगल में मैं देख पा रहा हूं सर इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। इसके भी बात कर लेते हैं सर यहां पे। तो यहां पे अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में रिजल्ट लिखेंगे तो हम लिख देंगे सर मेरा जो आरएस होगा ये बीसी के पैरेलल होगा, मेरा जो आरएस होगा सर ये बीसी के पैरेलल होगा, और मेरा आरएस बीसी का हाफ भी होगा सर, मेरा जो आरएस है ये बीसी का हाफ भी होगा सर। 3 रिजल्ट की बात हो गई। अब बस एक बचा है, 3 विकेट डाउन है सर, चौथे और फाइनल रिजल्ट पे भी बात कर लेते हैं। तो पहले इस फिगर को क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे बड़े ध्यान से फिगर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे सर, बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे, कुछ भी मिटना नहीं चाहिए काम का, बहुत ध्यान से यहां पे मिट ही गया, लेकिन चलो कोई नहीं, बना लेते हैं, मिट गया लेकिन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पे बड़े ध्यान से वापस से अपने फिगर को कंप्लीट कर लिया सर, ठीक है। तो अब यहां पे अपने आखिरी सेट पे बात कर लेते हैं। अब आखिरी सेट कौन सा बचा है सर? तो आखिरी सेट एस और पी का बचा है। अगेन ये दोनों मिड पॉइंट्स और आपस में कनेक्टेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये किनके मिड पॉइंट है, तुरंत कहोगे सर ये जो P है ये इसका मिड पॉइंट है सर, और यहां पे ये जो S है सर ये इस ब्लू वाले लाइन का मिड पॉइंट है सर। तो क्या अगेन यहां पे आप ट्रायंगल नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हो सर। तो आपको एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना है जिनके अंदर ये दोनों हाईलाइटेड साइड्स बनने चाहिए। तो मुझे अपना ट्रायंगल यहां पे दिख रहा है। तो अगर मैं स्काई ब्लू से यहां ढूंढने की कोशिश करूं सर, तो ये स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल यहां पे मुझे स्पॉट होता हुआ दिख रहा है सर, ये स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल मुझे यहां पे स्पॉट होता हुआ दिख रहा है। अब इस स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं सर कि इस साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये एस मिड पॉइंट, तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स। यानी कि अगर स्काई ब्लू वाले में अगर यहां पे अप्लाई करें सर तो कह देंगे मेरा जो पीएस होगा सर ये पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? तो एडी के पैरेलल होगा। ऑल्सो कह देंगे सर कि मेरा जो पीएस होगा वो एडी का हाफ भी होगा सर। तो 4 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगना था, उसके लिए 4 ट्रायंगल ढूंढने थे, सब कुछ अप्लाई करके जो 4 रिजल्ट्स आए सर वो हमारे सामने। तो पैरेलल वाले हमारे मेन रिजल्ट्स, बाकी बोनस रिजल्ट्स। तो अभी फिलहाल जिन रिजल्ट्स की जरूरत थी पहले उनको एनालाइज करते हैं। तो यहां पे अगर हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो क्या दिख रहा है, बड़े ध्यान से देखना सर। ये रिजल्ट कह रहा है, ध्यान से देखना, यहां पे सारे रिजल्ट्स को एक साथ लिख रहा हूं। तो ये बोल रहा है PQ पैरेलल BC, ये रिजल्ट बोल रहा है QR पैरेलल AD, ये रिजल्ट बोल रहा है RS पैरेलल BC, और ये रिजल्ट फाइनली बोल रहा है सर PS पैरेलल AD। तो कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है सर कि हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं और हम यहां पे इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इन ब्लैक वाले रिजल्ट्स को कंबाइन करूंगा सर तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है और यहां पे RS भी BC के पैरेलल है। तो गधा घोड़ा गधा हाथी, यहां पे कुल मिला के कह देंगे सर कि PQ और RS भी आपस में पैरेलल है। यहां से कह देंगे सर कि PQ और RS भी आपस में पैरेलल है। पहले फिगर क्लियर करिए। तो फिगर का काम हो चुका है सर, तो यहां पे पहले अपने फिगर को बड़े सावधानी से क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल सावधानी से क्लियर करेंगे। फिगर को यहां पे हमने क्लियर कर लिया बिल्कुल सावधानी से। तो यहां से मेरे पास एक कंबाइंड रिजल्ट आया है सर कि PQ और RS आपस में पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा सर PQ, ये रहा RS, तो ये आपस में पैरेलल, ये मैंने साबित कर दिया। यानी कि अपने क्वाड्रिलेटरल के एक अपोजिट साइड के पेयर को मैंने पैरेलल साबित कर दिया। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो रेड वाले को कंबाइन करेंगे, फिर से गधा घोड़ा गधा हाथी की कहानी सर। तो यहां से कह दूंगा कि QR AD के पैरेलल, PS भी AD के पैरेलल, यानी कि इन दोनों को कंबाइन करके समझ में आ रहा है सर कि QR और PS भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो फिगर में हाईलाइट करिए, ये रहा QR, ये रहा PS, तो हमने इनको भी यहां पे आपस में पैरेलल साबित कर दिया, कुल मिला के पैरेललोग्राम साबित कर तो दिया। क्योंकि अब फाइनली मैं अपने क्वाड्रिलेटरल में देख पा रहा हूं सर कि दोनों के दोनों अपोजिट साइड के पेयर आपस में पैरेलल हो गए हैं। यानी कि हमने PQRS को एक पैरेललोग्राम साबित कर दिया। यानी कि
अगर यही सवाल थोड़ा कम नंबर में पूछना रहता ना तो बस आपको इतना बोल देता कि PQRS को एक पैरेललोग्राम साबित करके दिखाइए, तो इतना बोल देते, पूरे नंबर आपको मिल जाते। तो यहां पैरेललोग्राम की कहानी में कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा बात को, आपने इसको पैरेललोग्राम साबित कर दिया, बिल्कुल ध्यान से बात को समझिएगा सर। अब क्या बचा है, अब आपको अपनी इस पैरेललोग्राम के सारे साइड्स को इक्वल साबित करना है। जैसे ही ये कर दोगे सर, रोम्बस भी साबित हो जाएगा। अब देखो कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना। तो आपने अभी अभी इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम साबित किया। अब जैसे ही आपने इस क्वाड्रिलैटरल को अभी अभी पैरेललोग्राम साबित कर दिया, तो इनडायरेक्टली आपने ये भी तो साबित कर दिया सर कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। क्या ये नहीं साबित किया? बिल्कुल किया सर। जैसे ही आपने इसको पैरेललोग्राम साबित कर दिया, तो आपने इनडायरेक्टली ये भी तो साबित कर दिया कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि सर यहां पे अगर मैं हाईलाइट करूं मान लो ब्लैक कलर से, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। हमने ये साबित कर दिया सर। तो कुल मिला के देखो साबित करना रहा क्या। तो अगर मैं यहां पे अपने चार साइड में से किन्हीं दो एडजेसेंट साइड्स को आपस में इक्वल साबित कर दूंगा तो काम हो तो जाएगा सर। अल्टीमेटली यहां पे ऑलरेडी अब हम साबित कर चुके हैं कि ये भी आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है। तो अगर मैं किसी भी एक एडजेसेंट साइड के सेट को, एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल वाले साइड, या तो इन दोनों को, 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 किसी भी एक अगर मैं एडजेसेंट साइड्स को आपस में इक्वल साबित कर देता हूं, तो क्या अल्टीमेटली सारे साइड्स आपस में इक्वल नहीं साबित हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। हमें यहां पे क्लियरली फिगर से ऑब्जर्व हो रहा है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने इसको इसको इक्वल साबित कर दिया सर आपस में। ध्यान दीजिएगा, आपने इसको इक्वल साबित कर दिया आपस में। ये इसके बराबर है यानी कि ये दोनों के बराबर ये हो गया, ये इसके बराबर है यानी कि इन तीनों के बराबर ये भी हो गया। अल्टीमेटली चारों आपस में बराबर साबित हो गए। तो अब हमने अपने एनालिसिस को और सिंप्लीफाई कर लिया है कि अगर मैं किसी भी एक एडजेसेंट साइड के सेट को यहां पे इक्वल साबित कर देता हूं तो काम हो जाएगा। अल्टीमेटली ये पैरेललोग्राम अब रोम्बस भी साबित हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था ना एक फ्री रिजल्ट मिल रहा है, एक बोनस रिजल्ट मिल रहा है। तो समझिएगा यहां पे इस फ्री रिजल्ट से आपको पता भी नहीं चला आपका काम हो गया। मतलब कहानी कुछ ऐसी हो गई कि मेरे घर में साबुन भी खत्म था, टूथपेस्ट भी खत्म था। मैं मार्केट में गया साबुन खरीदने के लिए। मैंने भैया को कहा भैया 4 साबुन का एक पैक देना। उसने मेरे को 4 साबुन का एक पैक दिया और मुझे बड़ी खुशी मिली ये जान के कि उस 4 साबुन के पैक के साथ उसने मुझे छोटा सा एक टूथपेस्ट का भी पैक दिया। मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री में मेरा पूरा काम हो गया, मेरी पूरी जरूरत पूरी हो गई सर। तो यहां पे ये जो मेरे पास एडिशनल रिजल्ट्स मिले थे ना सर, इनको थोड़ा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि सर इससे पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। कैसे हो गई सर? ध्यान देते हैं। अब इन एडिशनल रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए इतना अच्छे से समझा रहा हूं कि दिमाग में एक बार में कहानी फिट हो जाए, कि सवाल कोई आपसे कभी भी पूछ दे फट से उसको बता दो कि देखो ऐसे ऐसे बनेगा सवाल, और बाकी स्टूडेंट सवाल में मतलब हालत खराब हो जाती है बाकी बच्चों की। अब ध्यान देना सर। तो इन एडिशनल रिजल्ट्स को थोड़ा अलग से लिखते हैं पहले। तो एक एडिशनल रिजल्ट कह रहा है सर कि PQ बराबर हाफ BC। सर ये एडिशनल रिजल्ट कह रहा है QR बराबर यहां पे हाफ AD। इसके बाद सर ये एडिशनल रिजल्ट कह रहा है यहां पे RS बराबर हाफ BC, और ये एडिशनल रिजल्ट कह रहा है सर यहां पे PS बराबर हाफ AD। इतना सभी को क्लियर है सर? तो ये एडिशनल रिजल्ट्स हैं। अब यहां पे मुझे दिख रहा है सर इसको इसको और यहां पे इसको कंबाइन किया जा सकता है। इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? इधर भी BC इधर भी BC, तो ये भी हाफ BC की इक्वल, ये भी हाफ BC की इक्वल। किल मिला के यहां पे मैंने लिख दिया सर कि PQ और RS आपस में इक्वल साबित हो गए यहां से। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब देखो आगे, अगर इस ब्लैक वाले पोर्शन की बात कर लूं सर, तो QR भी हाफ AD की इक्वल, PS भी हाफ AD की इक्वल। कंबाइन कर लेंगे तो यहां से कह देंगे सर QR और PS आपस में इक्वल है। सर इन रिजल्ट्स को भी कंबाइन कर दिया तो QR PS, थोड़ा फिगर में देखिए सर, QR और PS इसको तो ऑलरेडी हम इक्वल साबित कर चुके हैं पैरेललोग्राम साबित करने से। यानी कुल मिला के अभी जो कंबाइन करने से रिजल्ट आया सर उस तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कोई और रिजल्ट यहां से आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसे। तो आपने अभी तक एक गिवन डेटा का इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा गिवन डेटा सर? तो अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको बोला जा रहा था कि आपका ये क्वाड्रिलैटरल ABCD कैसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में इक्वल है। कौन सा इक्वल है? आपको क्लियर है, AD और BC आपस में बराबर है। तो समझिएगा बात को, अगर AD BC आपस में बराबर है सर,
तो मैं AD बोलूं BC बोलूं एक ही बात है, हर AD को हटा के यहां पे मैं BC बोल देता हूं सर। तो कुल मिला के हर AD को यहां पे हटा के मैंने BC ही बोल दिया। AD BC आपस में बराबर है सर, तो यहां पे सिंपली लिख सकता हूं मैं, अगर AD और BC आपस में बराबर है तो AD का आधा भी तो BC के आधे के बराबर होगा सर। तो कुल मिला के ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो कुल मिला के साबित कर तो दिया आपने, चारों के चारों आपस में इक्वल है, कर तो दिया, काम हो गया, टारगेट अचीव्ड। तो यहां पे सबसे पहले हमने अपने क्वाड्रिलैटरल PQRS को एक पैरेललोग्राम साबित किया और उसके बाद आगे इसी मिड पॉइंट थ्योरम के एक एडिशनल फ्री वाले रिजल्ट की मदद से अपने पैरेललोग्राम के सारे साइड्स को इक्वल भी साबित कर दिया। यानी फाइनली मैंने अपने क्वाड्रिलैटरल PQRS को एक रोम्बस साबित कर दिया। बेहतरीन सवाल, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत शानदार सवाल, जो कि अगर आएगा तो मिनिमम 3 मार्क्स में तो जरूर आएगा सर, ज्यादा में पूछे जाने के भी ज्यादा चांसेस है, कम से कम 3 मार्क्स में तो पूछा ही जाएगा, 3 से कम में तो नहीं आ सकता, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड पर्सपेक्टिव से। तो मजा है सवाल में, सवाल की कहानी सभी को समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सब कुछ लिखते हुए, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, थ्योरम्स, फॉर्मूलेज यूज, ये सारा कुछ लिखते हुए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ इस सवाल को कॉपी पे सॉल्व करना आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए। होमवर्क नोट डाउन करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल, और अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC द बेस AB इज प्रोड्यूस्ड बोथ द वेज टू PNQ सच दैट AP into BQ is equal to AC square. Prove that triangle APC is similar to triangle BCQ. तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। फिगर के साथ पूछा जाएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, क्योंकि सवाल कंपैरेटिवली आसान हो गया। इन केस ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और फिगर ही वो चीज है जो कि इस सवाल को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो फिगर की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे बात चल रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि क्या हम अपने ट्रायंगल को रैंडमली जैसे चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। हमारा ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ होना चाहिए। तो सबसे पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से जैसे हम चाहें वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो हम अगर चाहें तो अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं सर। हम अगर चाहें तो अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे चाहें वैसे रैंडमली अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लो यहां पे मैं रैंडमली अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं सर, जहां पे मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल के यही दोनों इक्वल साइड्स होंगे सर। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब बारी आती है हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के नामकरण की। तो सवाल ने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको अपने ट्रायंगल का क्या नाम रखना है। सवाल ने बता दिया है सर कि आपको अपने ट्रायंगल का नाम रखना है ट्रायंगल ABC। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को पूरा सवाल पढ़ के ऐसा लगेगा कि सर हम अपने ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि हम किसी भी वर्टेक्स को A बोल सकते हैं, किसी को भी फिगर में B बोल सकते हैं, किसी को भी C बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल में एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से किस वर्टेक्स को क्या बोलना है इस पे एक रेस्ट्रिक्शन है। कैसे है सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपने जो अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है वो इस तरीके से बनाया है सर कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के यही दोनों क्या है सर, इक्वल साइड्स है। अब देखो रेस्ट्रिक्शन कैसे, ध्यान से समझना। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के लिए कहा जा रहा है सर कि आपके ट्रायंगल के बेस AB को प्रोड्यूस किया गया है दोनों साइड। समझिएगा बात को सर। यहां पे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा।
यहां पे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक स्पेसिफिक साइड पे बात हो रही है, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे बात हो रही है, और बेस का नाम बताया गया है ए बी है। लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक स्पेसिफिक साइड पे बात हो रही है, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पे बात हो रही है, जिसको ए बी बोला गया है। अब यहां से बहुत अच्छे से हमें क्लियर है कि वर्टिसेस की रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, क्योंकि समझिएगा बात को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे पूरा सवाल पढ़ के समझ में नहीं आएगा सर कि अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो इक्वल साइड्स होंगे उनका नाम क्या रखना है, क्योंकि उन्हें तो लगेगा जैसे मर्जी वैसे नाम को रख लें, लेकिन हमें अपने पुराने सवालों के एक्सपीरियंस से पता है सर कि कभी भी सवाल में किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होती है ना, तो सवाल हमेशा आपको किसी ना किसी तरीके से यह जरूर बताता है कि एक्चुअली में आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स क्या है सर। लेकिन यहां तो सीधे सीधे ऐसा कुछ बताया हुआ मिल नहीं रहा है, तो किस वर्टेक्स को क्या मानना है, कैसे प्रोसीड करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अब देखो कैसे समझना है, ध्यान से सुनना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस सवाल में आगे जाके आपके ट्रायंगल के एक स्पेसिफिक साइड यानी कि आपके ट्रायंगल के बेस पे बात हो रही है, दैट्स इट। अब यहीं से कॉमन सेंस से समझना है सर कि आगे जाके आपके ट्रायंगल के जिस साइड यानी कि जो बेस पे बात हो रही है, यही आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का नॉन इक्वल वाला साइड रहा होगा और बाकी दोनों इक्वल वाले साइड रहे होंगे। फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर, यहां पे क्लियर हो रहा है कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक स्पेसिफिक साइड बेस पे बात हो रही है, दैट्स इट। तो यही से क्लियर होना चाहिए सर कि यही जो आपके ट्रायंगल का बेस है ना, यही आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का नॉन इक्वल वाला साइड होगा, यानी कि बाकी बचे हुए दोनों साइड्स इक्वल साइड्स होने चाहिए। अब कहोगे सर कैसे डिसाइड किया, तो देखो कैसे डिसाइड किया, इसलिए मैं बार बार कह रहा था लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा। अगर वो इक्वल साइड्स के बारे में किसी भी तरीके से बताता ना, तो प्लूरल वर्ड होता, समझिएगा बात को, दो साइड के बारे में एक साथ बताता, पेयर ऑफ साइड्स के बारे में बताता, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे फोकस करके बात की गई है। तो यहीं पे कॉमन सेंस आपको समझना पड़ेगा कि अगर सवाल को इक्वल साइड से रिलेटेड कुछ भी बताना रहता तो साइड्स करके बात करता, प्लूरल जाता, फिर वो पेयर ऑफ साइड्स पे बात करता, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बस एक साइड पे बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बेस पे बात हो रही है। तो यही से आपको समझना पड़ेगा सर कि चूंकि सिर्फ एक पे फोकस है, यानी कि ये जो हमारी साइड पे फोकस है सर, ये मेरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का नॉन इक्वल साइड है। तो इससे ये क्लियर हो चुका है कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है सर, यही बेस आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का नॉन इक्वल साइड है। और इस बेस को क्या मानना है, ये रिस्ट्रिक्शन गिवन है, इस बेस को मानना है सर ए बी। अब फिगर में हर चीज को सेट करिए। तो आपने जो अपना ट्रायंगल बनाया उसको इस तरीके से बनाया सर कि ये आपस में इक्वल साइड्स हैं और ये वाला नॉन इक्वल साइड है, और इसी नॉन इक्वल साइड को क्या बनाना पड़ेगा आपको, सवाल के सिचुएशन के हिसाब से बेस बनाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या रखना है सर, जिसका नाम रखना है ए बी। अब यहां पे आपकी मर्जी है, या तो इसको ए बोलो, इसको बी बोल दो, या फिर सर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, यहां पे आपकी मर्जी है सर। तो मान लो मैं रैंडमली इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, तो इससे कॉमन सेंस से क्लियर है कि ये वाला वर्टेक्स क्या बन जाएगा सर, सी बन जाएगा। यानी कि बड़े मजेदार तरीके से आपको बताया गया है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी के जो इक्वल साइड्स हैं वो ए सी और बी सी हैं सर। बड़े मजेदार तरीके से यहां पे बड़े हिडन वे में बताया गया है कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स ए सी और बी सी है। सीधे नहीं बताया गया, घुमा के बताया गया। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी ऐसा सवाल मिलता है जहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही हो, तो साइड और एंगल दोनों का ही डेटा फिगर में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने में कब किसका इस्तेमाल हो जाए हमें पता नहीं होता सर। तो दोनों डेटा को आइसोसेलेस वाले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले साइड वाला डेटा सर, तो हमने अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरीके से बनाया है कि ये इसके इक्वल है सर, तो साइड वाले डेटा को यहां पे हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब एंगल वाले डेटा को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं सर, तो एंगल के हिसाब से यहां पे कह देंगे सर कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
यानी कि ये जो एंगल होगा सर, ये इस एंगल के इक्वल होगा हमारे फिगर के हिसाब से। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो मान लो इन इक्वल एंगल्स को मैं क्या कह देता हूं सर? थीटा कह देता हूं। क्लियर हो गया? अब देखो, तो यहां पे सर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने को कहा जा रहा था उसको हमने बना लिया। अब देखो यहां से तो कहानी इंटरेस्टिंग होना भी शुरू हुई है। अब देखो और क्या क्या सवाल में इंटरेस्टिंग है। अब आगे सवाल कह रहा है सर कि आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये जो बेस ए बी है ना, इसको दोनों तरफ प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये है मेरा बेस ए बी, इसको इधर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, इधर भी प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो दोनों तरफ कितनी दूर तक प्रोड्यूस किया जा रहा है सर? तो दोनों तरफ इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है सर कि एक एंड P है, दूसरा एंड Q है। तो दोनों तरफ इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है सर कि एक एंड P है और दूसरा एंड क्या है सर? आपका Q है। अब यहां पे देखो फंसाने वाली बात क्या है। चलो ठीक है, दोनों तरफ प्रोड्यूस करते हैं सर। तो यहां पे इसको इस तरफ भी हमने प्रोड्यूस कर दिया सर, और यहां पे इसको हमने इस तरफ भी क्या कर लिया सर? प्रोड्यूस कर लिया। सीधी जैसी लाइन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर। तो दोनों तरफ अपने बेस ए बी को हमने प्रोड्यूस कर लिया। और मैं मान लेता हूं कि मुझे इस तरफ यहां तक प्रोड्यूस करना है और इस तरफ सर यहां तक प्रोड्यूस करना है। यानी दोनों साइड कहां तक प्रोड्यूस करना है सर? ये हमने पॉइंट से हाईलाइट कर लिया। और इन पॉइंट्स का नाम क्या रखना है? सवाल ने बता दिया, मुझे बता दिया गया है कि हमें अपने बेस ए बी को दोनों तरफ P और Q तक प्रोड्यूस करना है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये है सर कि P को राइट साइड में माने या लेफ्ट साइड में माने। प्रॉब्लम ये है सर Q को राइट साइड में माने कि लेफ्ट साइड में माने। यानी सर यहां पे सवाल के लैंग्वेज से बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि इन दोनों में से किसको P कहेंगे, किसको Q कहेंगे। इसको P बोले, इसको Q बोल दें, या फिर सर यहां पे इसको P बोल दे, इसको Q बोल दे। ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सवाल के लैंग्वेज से। तो क्या किया जाए? तो यहां पे देखो फिगर क्यों इंटरेस्टिंग है। दोनों तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे सर। यानी कि यहां पे फिगर के दो केसेस बनेंगे। तो एक एक करके दोनों केस को एनालाइज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले केस नंबर 1 ले लेते हैं, जहां पे हम मान लेते हैं सर कि P इस तरफ है और मेरा Q इस तरफ है। सबसे पहले ये हमारा केस नंबर 1 ले लेते हैं सर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो आपको बोला जा रहा है सर कि AB को दोनों साइड इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि AP और BQ का जो प्रोडक्ट है वो AC के स्क्वायर के बराबर है। समझिएगा बात को। आपके पास ये जो गिवन डेटा है आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है सर। आप इस गिवन डेटा से बहुत अच्छे से वाकिफ हो कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो साइड के रेशियो का एक फॉर्मेट आ जाएगा सर। यानी कुल मिला के आपके पास साइड के रेशियो का एक गिवन डेटा अवेलेबल है सर। तो आपको कहा जा रहा है कि दोनों साइड इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है कि आपके पास वर्क करने के लिए, आपके पास इस्तेमाल करने के लिए ये साइड के रेशियो का गिवन डेटा है। अब फाइनली आपको दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर साबित करना है। कौन से दो ट्रायंगल्स को सर? तो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल APC। ढूंढिए थोड़ा फिगर में ट्रायंगल APC कहां है सर? तो APC अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा सर? तो P और C को ज्वाइन कर देंगे तब ट्रायंगल APC दिखेगा सर। तो यहां पे फटाफट ज्वाइन करिए। तो यहां पे सर फटाफट क्या कर लेते हैं, P और C को, सीधी लाइन कभी नहीं बनती यार, बड़ी मेहनत वाली बात है। तो यहां पे हमने P और C को ज्वाइन कर लिया। अब जाके मुझे अपना ट्रायंगल APC दिख रहा है सर। तो यहां पे ये ट्रायंगल इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो मान लो यहां पे इसको हमने कुछ पिंक कलर से हाईलाइट कर लिया। यहां पे हमने इसको क्या किया सर, कुछ पिंक कलर से हाईलाइट कर लिया क्योंकि इस्तेमाल होने वाला है। और एक ट्रायंगल की बात हो रही है। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है सर? फिर से ध्यान दीजिएगा। तो ट्रायंगल BCQ की भी बात हो रही है सर। अगेन अभी आपको फिगर में BCQ नहीं दिख रहा होगा, कब दिखेगा? तो C और Q को ज्वाइन करोगे तब दिखेगा सर। ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पे C और Q को ज्वाइन कर लेते हैं सर। अब जाके मुझे अपना ट्रायंगल BCQ भी दिख रहा है। तो इसमें भी बात हो रही है सर। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। मान लो इसको ऑरेंज से यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो इस दूसरे वाले ट्रायंगल को ऑरेंज से हमने क्या किया सर, हाईलाइट कर लिया। तो कुल मिला के इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को मुझे आपस में सिमिलर साबित करना है। इस पिंक वाले को, इस ऑरेंज वाले को आपस में सिमिलर साबित करना है सर। तो फिगर की कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए सर। तो ये हमारे सवाल में केस नंबर 1 है जहां पे
पहले टाइप के फिगर को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद केस नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे सर। तो पहले फिगर की कहानी सभी को क्लियर है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए सबसे सिंपल वाला क्राइटेरिया सबसे पहले सोचते हैं सर, यानी कि सबसे पहले अपने डबल ए क्राइटेरिया के लिए सोचेंगे, क्योंकि सबसे सिंपल वाला सस्ता सुंदर टिकाऊ यही होता है सर। अब डबल ए के काम करने के लिए मुझे अपने दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स के सेट चाहिए सर। ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो पूरा का पूरा गिवन डेटा देखने के बाद अगर एनालाइज करें सर, तो मुझे समझ में आ रहा है कि एंगल के बारे में सीधे सीधे बताते हुए कोई भी मेरे काम का गिवन डेटा नहीं है। हमारे दो ट्रायंगल्स के अंदर कोई भी ऐसे इक्वल एंगल्स का सेट मुझे सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से दिख जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो सर कि ये एंगल इसके बराबर ही हमने शुरुआत में चेक कर लिया था। अब देखो, तो यहां पे भावनाओं को समझिएगा सर। सर यहां पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। मुझे बहुत दिख रहा है सर अच्छे से कि स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर के एंगल्स के लिए हम जानते हैं सर कि हमारे लीनियर पेयर के एंगल्स का जो टोटल सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब समझिएगा बात को, दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री, अगर एक को आपने थीटा बोला है तो दूसरा क्या हो जाएगा सर? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, कुछ चीजों का ना सीधे दिमाग में रखना। अगर दो एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, एक को थीटा बोलोगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सीधे ही याद होना चाहिए। अगेन इसी तरीके से अगर दो एंगल्स मिलकर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है, एक को थीटा बोलोगे तो डायरेक्टली दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये सीधे आपको दिमाग में होना चाहिए, सीधे इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्लियर है सर? इसको कॉपी पे नोट करो। तो मुझे दिख रहा है सर ये दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक थीटा हो जाएगा, दूसरा 180 माइनस थीटा हो जाएगा सर। अब इसी तरीके से यहां पे आ जाओ। अगेन यहां पे आ जाएंगे तो दिख रहा है सर कि यहां पे सर ये रेड वाला और पर्पल वाला, यानी कि सर यहां पे इस तरीके से दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, यानी दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। तो अगर एक को थीटा बोला है तो दूसरा क्या हो जाएगा सर? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इतना समझने में किसी को कोई दुविधा क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर यहां पे अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स के एक ए तो मुझे यहां पे दिख गया सर, यानी दो ए में से एक ए मैंने यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से खोज निकाला सर। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब पूरी मेहनत दूसरे वाले ए के लिए करनी है, तो फिर से दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अब जब मैं अपने दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है सर कि अपने दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी और दूसरे एंगल्स के इक्वालिटी की कहानी ना तो डायरेक्टली दिख रही है, ना ही इनडायरेक्टली दिख रही है। जो भी एंगल की कहानी दोनों ट्रायंगल में मिल सकती थी खोज निकाली सर, अब कोई भी एंगल की कहानी अवेलेबल नहीं है। तो एक दूसरा ए नहीं मिल पाया, कुल मिला के डबल ए फेल हो गया सर। डबल ए काम नहीं कर पाया, यानी कि अब मुझे अपने ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए किसी दूसरे क्राइटेरिया के मदद से सोचना पड़ेगा। तो मैंने फिर से अपने सवाल को देखा तो मैंने पाया सर कि अभी भी एक ऐसा गिवन डेटा है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी तक हमने यूज नहीं किया है। और वो गिवन डेटा बहुत अच्छे से मुझे देख के क्लियर है कि साइड के रेशियो का एक गिवन डेटा है। अब इस टाइप के स्क्वायर वाले साइड के रेशियो के गिवन डेटा को कैसे रीअरेंज करते हैं सर, मैंने आपको सिखाया है कैसे करते हैं। तो ये जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है, एक हिस्सा इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, रेशियो बना लेंगे, अरेंज हो जाएगा सर। बनाइए, जो सीखा है अप्लाई करिए सर। तो यहां पे मान लो एक एसी को एपी को दे देता हूं, तो ये बन जाएगा एपी बाई एसी बराबर एक एसी यही छोड़ देता हूं, बीक्यू को उधर ले जाता हूं सर। तो हमने जो तरीका सीखा है वैसे इसको रीअरेंज करके साइड के रेशियो के एक फॉर्मेट में बदल दिया सर। अब ये जो पार्ट्स पे बात हो रही है सर, इन पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट करके देखते हैं कि पार्ट्स क्या है। तो एपीएसी, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। एपीएसी, ये रहा एपी, ये रहा मेरा एसी। इसके बाद एसी बीक्यू, फिर से एसी आया है और अब क्या आ रहा है सर? बीक्यू। तो कुछ दिखा क्या? क्या दिखा सर? तो मुझे अब अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स में एंगल का डेटा तो दिख ही रहा था सर, और यहां पे अपने गिवन डेटा से कुछ साइड का डेटा भी दिख रहा है, कुछ साइड के रेशियो का डेटा भी अवेलेबल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगना चाहिए समझ में आ रहा है मुझे। अब समझ में आ रहा है सर
कि साइड और एंगल के कॉम्बिनेशन वाला ही क्राइटेरिया लगना चाहिए। यहां पे कॉम्बिनेशन वाला एक ही क्राइटेरिया ही जानते हैं सर, क्या होता है, SAS क्राइटेरिया। तो डबल ए के फेल होने के बाद अब समझ में आ रहा है सर कि SS लगा देंगे तो मेरे ट्रायंगल सिमिलर हो जाने चाहिए। चलो चेक करते हैं। अब SAS के लगने की बारीकियां क्या होती हैं सर, तो मुझे पता है SAS के लिए सबसे पहले तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल्स की कहानी इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल एंगल्स की कहानी क्या बनेगी, मुझे दिख रही है सर, मुझे दिख रहा है कि इस पिंक वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस ऑरेंज वाले के इस एंगल के बराबर है। तो एक एक एंगल की कहानी दिख रहा है। मुझे यह भी पता है सर कि SAS के काम करने के लिए हमारा ये जो एक एंगल होता है ना दोनों ट्रायंगल में, वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यानी दोनों ट्रायंगल के ये इंक्लूडेड एंगल होंगे, और इंक्लूडेड एंगल बनने के लिए ट्रायंगल्स के कौन से साइड्स पे बात होनी चाहिए, अब उसको चेक कर लेते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल बनने के लिए मुझे समझ में आ रहा है सर कि इधर से ये डबल टिक वाले साइड AP की बात होनी चाहिए, इधर से ये डबल टिक वाले साइड AC की बात होनी चाहिए, इस ट्रायंगल में इधर से ये डबल टिक वाले साइड BC की बात होनी चाहिए, इधर से ये डबल टिक वाली साइड BQ की बात होनी चाहिए। तो इंक्लूडेड एंगल बनने के लिए साइड की कहानी में कौन से पार्ट्स पे बात होनी चाहिए, ये हमने फिगर में हाईलाइट कर लिया। और यहां पे अब हाईलाइट करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है सर कि जितने पार्ट्स पे बात होनी चाहिए, ये जो 1 2 3 4 पार्ट्स पे बात होनी चाहिए, इन 4 पार्ट में से 3 की कहानी तो मुझे अपने गिवन डेटा में दिख ही रही है सर। देखिए इन 4 में से 3 को तो हमने हाईलाइट कर ही लिया था, एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला। तो 3 की कहानी तो ऑलरेडी दिख ही रही है सर, बस ये चौथा वाला इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। अगर ये चौथा वाला इंक्लूड हो जाएगा सर, तो उसके बाद हम अपने डबल S पे भी चीजों को सेट कर सकते हैं। तो बस प्रॉब्लम यहां पे ये है सर कि 4 में से 3 तो यहां पे दिख रहे हैं यूज होते हुए, बस ये चौथा वाला यूज होना चाहिए था, ये फिलहाल यूज होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब वापस चलिए उस रिजल्ट पे। तो सर मेरे पास ये जो साइड के रेशियो का रिजल्ट है, मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि यही यहां पे इस्तेमाल हो रहा है डबल S के तौर पे, यही इस्तेमाल होने वाला है। देखो सर मार्किंग देख लो, तो ये इस्तेमाल होने वाला है। तो इस टाइप के साइड के रेशियो का रिजल्ट अगर डबल S के तौर पे होता है, तो हमने देखो क्या सीखा था, हमने सीखा था सर कि हर एक रेशियो के जो दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों अलग अलग ट्रायंगल में होने चाहिए। यानी कि सर ये भी एक अलग ट्रायंगल में होना चाहिए, ये भी एक अलग ट्रायंगल में होना चाहिए। मान लो इसको ट्रायंगल 1 कह देता हूं, इसको ट्रायंगल 2 कह देता हूं। और इसी तरीके से ये भी पता है कि सर दूसरे रेशियो के दोनों पार्ट भी अलग अलग ट्रायंगल में होना चाहिए, यानी कि ये भी अलग ट्रायंगल में, ये भी अलग ट्रायंगल में। और मुझे ये भी पता है सर कि दोनों रेशियो के न्यूमरेटर एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए। यानी अगर ये ट्रायंगल 1 का है तो डबल S पे सेट होने के लिए इसको भी ट्रायंगल 1 का होना पड़ेगा, और अगर ये ट्रायंगल 2 का है सर तो इसको भी डबल S पे सेट होने के लिए ट्रायंगल 2 का होना पड़ेगा। अब इस चीज के मद्देनजर चीजों को यहां पे डबल S के तौर पे सेट करने की कोशिश करते, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले AP ढूंढो कहां है सर, ध्यान से देखना AP कहां है। तो ये रहा सर AP। तो AP मुझे दिख रहा है किस ट्रायंगल में, पिंक वाले ट्रायंगल में। थोड़ा इसको अलग लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा सर। AP बाई AC बराबर यहां पे AC डिवाइडेड बाई BQ। तो AP किस ट्रायंगल में है सर, पिंक ट्रायंगल में है, ठीक है। तो AP दिख गया सर। अब AC देखो, AC कहां है सर, तो ये रहा AC। अब देखो AC भी पिंक वाले ट्रायंगल में है, तो हमारे रीअरेंजमेंट के बाद, हमारे रीअरेंजमेंट के बाद सर ये AC भी पिंक ट्रायंगल में आ रहा है। लेकिन सर ये वाली चीज डबल S पे रीअरेंजमेंट के बाद तभी सेट होती अगर ये ऑरेंज वाले ट्रायंगल में आता, ये तो आ नहीं रहा है सर। तो कुछ गड़बड़ है, इसको कुछ सही करना पड़ेगा। सही करने की कोशिश करते, ध्यान दीजिएगा। तो कंसेप्ट कहता है कि अगर ये वाला पार्ट पिंक ट्रायंगल में है सर, तो दूसरा वाला पार्ट दूसरे ट्रायंगल में यानी ऑरेंज ट्रायंगल में होना चाहिए। और आपको यह दिख रहा है सर कि यह इस्तेमाल होना चाहिए था, इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक। तो तुरंत अब दिमाग में हिट करना चाहिए, इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, तो मुझे दिखा था कि इस वाले रिजल्ट में 2 AC का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं उन 2 AC में से एक AC को BC से रिप्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में बोल दिया गया था आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये लेंथ इसके बराबर है, तो रिप्लेस किया जा सकता है। और रिप्लेस करने से ये अरेंजमेंट आ जाएगा जो कि डबल S के लिए जरूरी है। तो अगर मैं यहां पे इस AC को रिप्लेस कर दूं, किससे सर, इस BC से जिसकी हमारी जरूरत है, तो अब यहां पे कहानी कहां चली गई सर, दूसरे ट्रायंगल में, ऑरेंज वाले ट्रायंगल में चली गई रिप्लेसमेंट के बाद। क्लियर हो गया सर। तो अब एक पिंक ट्रायंगल में, एक ऑरेंज ट्रायंगल में,
इतना तो सेटिंग हुआ सर। अब उस तरफ वाले रेशियो पे चलते हैं। फिर से आया सर एसी, तो सर ये एसी कहां पे है? तो एसी मुझे दिख रहा है सर पिंक वाले ट्रायंगल में है। एसी कहां है सर? पिंक वाले ट्रायंगल में है। तो चीजें सेट दिख रही है सर। ये दोनों पार्ट एक ही ट्रायंगल में होने चाहिए थे, दोनों पार्ट एक ही ट्रायंगल में है सर, दिख रहा है। अगेन कंसेप्ट क्या कहता है? ये दोनों भी एक ही ट्रायंगल में होने चाहिए। अगर ये ऑरेंज आ रहा है तो ये भी ऑरेंज आना चाहिए। चेक कर लेते हैं सर। बीक्यू, बीक्यू दिख रहा है सर ऑरेंज वाले ट्रायंगल में है। बीक्यू दिख रहा है सर ऑरेंज वाले ट्रायंगल में। यानी ये जो हम सेटिंग के लिए कहानी जानते हैं प्रॉपरली फिट बैठ रही है सर, बहुत आराम से फिट बैठ रही है। यानी कि मुझे जो एस लगाने के लिए 2s की कहानी चाहिए थी, वो कहानी यहां पे रिप्लेसमेंट के बाद आ चुकी है सर। तो अल्टीमेटली मैंने अपने दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे एस क्राइटेरिया की मदद से सिमिलर साबित कर दिया। अब चूंकि साइड की कहानी तो थोड़ा आपको लिख के दिखा देता हूं कि लिखना कैसे, ध्यान दीजिएगा सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे थोड़ी देर के लिए पहले इसे रब कर लेते हैं, यहां से इतनी दूर रब कर लेते हैं सर, इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब यहां पे बात करते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी में बात करने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको सिखाया था पहले साइड में जाके सिमिलैरिटी का नोटेशन देख लीजिए, उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। अब आपको साइड में जाके नोटेशन की मेहनत करनी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किस तरीके से सिमिलर आएंगे ये नोटेशन आपको गिवन है। अब सीधे इंट्रोडक्शन के तौर पे इस्तेमाल कर लो, और आप चाहो तो इस इंट्रोडक्शन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सर क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो अपने इस पिंक वाले ट्रायंगल को मैं रैंडमली ट्रायंगल एपीसी कह देता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑरेंज वाले का नाम कैसे लिखाना चाहिए था सर? करस्पॉन्डिंग की कहानी देखते, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एंगल वाली करस्पॉन्डिंग की कहानी देख लेते ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। तो पिंक वाले का जो एंगल ए है, ये ऑरेंज वाले के एंगल बी के करस्पॉन्डिंग जा रहा है। तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पे बी होगा सर, ये क्लियर हो गया। अब पूरी कहानी साइड के टर्म में, साइड की कहानी देखते हैं। तो एपी के करस्पॉन्डिंग, तो अपने रेशियो से दिख रहा है सर एपी के करस्पॉन्डिंग क्या जा रहा है? ध्यान दीजिएगा सर, एपी के करस्पॉन्डिंग बीसी जा रहा है सर। तो एपी के करस्पॉन्डिंग बीसी, यानी कि क्या होना चाहिए? यहां पे बीसी होना चाहिए। अब यहीं पे क्लियर हो गया है कि ऑरेंज वाले ट्रायंगल के नाम का अल्फाबेट से बी, सी और क्यू। बी सी का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, जो खाली जगह बची है वहां पे क्या डाल दिया सर? क्यू डाल दिया। और यहां पे आप मैच कर पा रहे हो, बिल्कुल सेम नोटेशन सवाल भी दे रहा था, तो हमने क्रॉस चेक कर लिया कि नोटेशन बिल्कुल सही है, हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल बीसीक्यू, क्या दिख रहा है सर दोनों ट्रायंगल में? सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? मान लो सबसे पहले साइड की ही बात कर लेते हैं सर। तो पहले उस चीज को लिखो। तो यहां पे लिख देंगे सर, वी नो दैट यहां पे सर एपी इंटू बी क्यू बराबर एसी स्क्वायर। कैसे हम ये जानते हैं सर? तो ये चीज गिवन है इसलिए जानते हैं, तो ब्रैकेट में यहां पे लिख लेंगे गिवन। अब इसको रीअरेंज करना है, मुझे पता है, कर लेते हैं सर। तो एक एसी एपी को पहले दे दिया, तो एपी बाई एसी बना बराबर एक एसी उधर ही रहने दिया और बीक्यू को उधर भेज दिया सर। ये पहली बार रीअरेंज हुआ। अब एक और बार रीअरेंज करना, आपको पता है रिप्लेसमेंट की जरूरत है। अब यहां से इसके नीचे लिखोगे सर आप एपी डिवाइडेड बाई बीसी बराबर यहां पे एसी डिवाइडेड बाई बीक्यू, और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे सर कि AC is equal to BC since triangle ABC is isosceles, since triangle ABC is an isosceles triangle। ये ब्रैकेट में रीजन दोगे। इसी वजह से मैंने क्या किया? रिप्लेसमेंट कर दिया है, AC के बदले BC डाल दिया है। और आपको पता है प्रॉपर यही कहानी चाहिए सर, तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यानी साइड वाला जो दो डेटा आना चाहिए था, उस डेटा को आपने यहां पे लिख लिया है सर। तो साइड का डेटा लिख लिया। अब एंगल की डेटा पे बात कर ले, तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आप लिखोगे सर ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलरफुल बनाने रहने देते अपने बोर्ड को। तो ऑल्सो यहां पे लिखेंगे सर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CBA। ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? सिंस triangle ABC is an isosceles triangle and AC is equal to BC and AC is equal to BC, ये रीजन दोगे सर। ब्रैकेट में क्लियर हो गया, ये आपने लिख दिया। अब ये लिख दिया तो यहां पर अज्यूम कर लेते हैं लेट एंगल CAB is equal to एंगल CBA is equal to थीटा। अब ये जैसे आपने लेट किया, अब आप यहां पे बोल दोगे therefore
देयरफॉर क्या बोल दोगे सर यहां पे एंगल CAP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ये क्यों बोल दोगे ब्रैकेट में, रीजन दीजिए, सिंस एंगल CAB एंड एंगल CAP, सिंस एंगल CAB प्लस एंगल यहां पे आपका CAP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सर। आई होप आपको इस साइड वाला विजिबल होगा। अगर हल्का हल्का कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल के बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा कि क्या लिख रहा हूं मैं। क्लियर हो गया सर? ये पहले बात की, और ये इस्तेमाल होने वाला है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इसी तरीके से इस तरफ बात कर लेंगे तो वहां से इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, तो इस तरफ बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सर एंगल CBQ। तो यहां पे इसी तरीके से प्रोसीड करोगे तो सिमिलरली करके सीधे लिख दो, सिमिलरली एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ये आपका क्या हो गया सर, इक्वेशन नंबर 3 हो गया सर। क्लियर हो गया? अब यहां पे समझिएगा बात को। तो यहां पे सर आपको दोबारा से ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सिमिलरली बोल के लिख सकते हो। सिमिलरली सीधे लिख दिया एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बोल दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, अब बोल दोगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल CBQ इज इक्वल टू एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। ये बोल दिया सर आपने। अब यहां पे ये बोलने के बाद मैं लिख दूंगा देयरफॉर, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल की कहानी जो आपको बतानी है प्रॉपर तरीके से बतानी पड़ेगी। तो कौन से एंगल की बात हो रही है सर, यहां के आपके एंगल A की बात हो रही है, और यहां पे आपके एंगल किसकी बात हो रही है सर, आपके एंगल B की बात हो रही है। तो इस एंगल A को मैं एंगल CAP भी बोल सकता हूं, PAC भी बोल सकता हूं। मान लो मैं इसी तरीके से एंगल कैप ही बोल देता हूं, एंगल CAP। तो एंगल CAP बराबर है, देखो CAP बोलने के लिए मैं कैसा चला हूं सर, तो मैं C से A तक गया, फिर A से P, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं एंगल B की बात करूंगा तो मैं Q से कहां तक जाऊंगा, Q से B तक जाऊंगा, और इसके बाद सर B से C तक चला जाऊंगा, यानी इसके करस्पॉन्डिंग लिख दूंगा एंगल QBC। क्या लिख दूंगा सर, एंगल QBC लिख दूंगा सर। क्लियर है? और ब्रैकेट में फ्रॉम अबव, अभी तो आपने जस्ट ऊपर में प्रूफ किया, और इसको बोल दोगे इक्वेशन नंबर 4। अब फाइनली बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 ट्रायंगल आपका APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका BCQ, और ब्रैकेट में बाई सास क्राइटेरिया, सास बहु क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे लिखने का आपको एक ओवरव्यू दे दिया, आपको और अच्छे तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ यहां पे लिखना है। फटाफट नोट डाउन करिए। तो ये सोचने का एक तरीका हुआ सर, क्योंकि अभी एक फिगर को एनालाइज किया, अभी एक और फिगर को एनालाइज करना बाकी है, उसको भी एनालाइज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे फिगर पे चलते हैं। पहले थोड़ा सा यहां पे स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अभी आप फिलहाल खुद से अपने फिगर को बनाने की कोशिश करिए, फटाफट यहां पे खुद से फिलहाल फिगर को बनाने की कोशिश करिए। सर यहां पे तुरंत कहानी को कंटिन्यू करेंगे। पहले यहां पे बेकार की चीजों को हटा देते हैं, जिस पे बात हमें नहीं करनी है, तो इसको हटा दिया, बेकार की चीज है। और क्या हटा दे, इसको हटा देते हैं। और क्या हटा दे, सबसे पहले यहां पे इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। और कुछ हटाना है, यहां से ये हटा दिया, यहां से आपका ये हटा दिया, ये हटाया, यहां से ये हटाया, हट जा भाई मेरे, हाँ यहां से ये हटाया, इसको भी हटा दिया, यहां से इसके बाद इसको भी हटाया, यहां से इस पिंक वाले को भी हटाना है, इसको भी हटा दिया। तो अब फिगर क्लियर हो चुका है। इसको भी मिटा दो, यहां से इसको भी मिटा दो, और यहां से इसको भी मिटा देते हैं सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। तो इसी को पर्पल से हम क्या बोल रहे थे, कुछ बी बोल रहे थे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो पॉइंट क्या था, हमने ये जान लिया था सर कि मैं इसको P इसको Q बोल सकता हूं, या फिर मैं इसको P इसको Q भी बोल सकता हूं। तो इसको P और इसको Q बनाने के बाद की बात तो हमने देख ली। अब यहां पे क्या करते हैं सर, इसको Q बना देते हैं, इसको P बना लेते हैं। अब एनालिसिस देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो फाइनली क्या करना है सर, फाइनली वही करना है कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करना है। तो पहले ट्रायंगल्स फिगर में ढूंढिए। तो ट्रायंगल APC, अभी आपको ट्रायंगल APC फिगर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा सर। कब मिलेगा, तो APC तब मिलेगा जब P और C को ज्वाइन करेंगे सर। तो APC के लिए पहले P और C को ज्वाइन करते हैं।
तो यहां पे P और C को ज्वाइन किया सर, यहां पे सीधी लाइन बनाने की सर की फिर से एक नाकाम कोशिश, लेकिन कोशिश कभी ना कभी तो कामयाब जरूर होगी। तो सर ने फिर से यहां पे फिर से नाकाम कोशिश, चलो अब ऑलमोस्ट सीधी लाइन बन गई सर। तो यहां पे अब मुझे अपना ट्रायंगल APC मिल रहा है सर। हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हाईलाइट पे ध्यान दीजिएगा सर। यहां पे यही पिंक वाला ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल APC है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यही पिंक वाला ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल APC मिला सर। अब आगे जाके ट्रायंगल BCQ, तो पहले BCQ को भी ड्रॉ कर लेते हैं सर, क्योंकि यहां पे मुझे अपने फिगर में BCQ सीधे सीधे तो दिख नहीं रहा है सर। कब मिलेगा? तो C और Q को ज्वाइन कर लेंगे तब मिलेगा BCQ सर। ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया सर, अपने C और Q को ज्वाइन कर लिया। अब BCQ की बात करने के लिए मान लो स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो BCQ, तो BCQ यानी कि ये स्काई ब्लू वाला ट्रायंगल हमारा वो दूसरा ट्रायंगल है जिसको सिमिलैरिटी में यूज करना है सर। यानी अब देखो जो ट्रायंगल आ रहे हैं ना थोड़े अलग तरीके से आ रहे हैं, फिगर ऑलमोस्ट सेम है लेकिन ट्रायंगल्स थोड़े अलग तरीके से आ रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे अपने पिंक ट्रायंगल और स्काई ब्लू ट्रायंगल को आपस में सिमिलर साबित करना है सर। अब अगेन यहां पे कहानी पे सोचना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिगर की कहानी तो देख ली सर, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर अपने कहानी पे सोचना स्टार्ट करें सर, तो सबसे पहले सिमिलैरिटी का सबसे सिंपल वाला यानी कि डबल ए क्राइटेरिया पे सोचेंगे। अब देखो डबल ए के काम करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल्स का सेट मुझे चाहिए। अब एक सेट एक ए तो सीधे दिख रहा है, कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो मुझे दिख रहा है सर कि पिंक वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा और स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में ये एंगल थीटा। तो कुल मिला के दोनों ट्रायंगल में एक ही कहानी तो मिल गई सर, बिना किसी दिक्कत के मिल गई। अब दूसरे ए की कहानी ढूंढते हैं। तो यहां पे पूरा का पूरा गिवन डेटा हमने देख लिया है सर। तो जो भी गिवन डेटा था हाईलाइट भी कर लिया है, जो भी इनडायरेक्ट तरीके से एंगल की कहानी मिल सकती थी वो सब कुछ फिगर में है सर। तो यहां पे अब मुझे अपने दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी दूसरा ए अगेन नहीं दिख रहा, यानी कि जो प्रॉब्लम फर्स्ट केस में हुई थी वही प्रॉब्लम केस 2 में भी हो रही हुई दिख रही है सर। यहां पे कि डबल ए लगता हुआ दिख रहा था लेकिन एक ए मिला, दूसरा ए यहां पे नहीं मिल पाया, तो डबल ए हो गया सर फेल। क्या दिमाग लगाएंगे? बिल्कुल जैसा पहले सोचा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे सर। तो मैंने अपने सवाल के गिवन डेटा को फिर से देखा, तो मैंने देखा कि अभी भी एक ऐसा गिवन डेटा है जो कि इस्तेमाल नहीं हुआ है, और इस टाइप के गिवन डेटा से वाकिफ है, क्योंकि इसी को रीअरेंज करने के बाद हम साइड के रेशियो के एक रिजल्ट की बात कर सकते हैं सर। तो यहां पे जो पार्ट्स है ना, पहले एक बार फिगर में हाईलाइट करते हैं। तो AP BQ, ध्यान दीजिएगा सर, ये रहा आपका AP और यहां पे ये रहा सर आपका BQ। इसके बाद AC स्क्वायर, तो ये रहा सर एक AC, ये रहा दूसरा AC। तो सारे डेटा को हाईलाइट कर लिया हमने अपने फिगर में। क्लियर हो गया? तो साइड वाला गिवन डेटा अवेलेबल है सर, और कुछ एंगल वाला डेटा भी अवेलेबल है। तो डबल ए के फेल होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा क्राइटेरिया दिमाग में आता, आप तुरंत कह दोगे सर कि साइड और एंगल दोनों की कहानी को इन्वॉल्व करने वाला क्राइटेरिया दिमाग में आता है, यानी कि SAS क्राइटेरिया दिमाग में आता है सर। अब SAS के लगने के लिए दोनों ट्रायंगल में एंगल क्या होगा, ये तो मुझे दिख रहा है सर कि स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में ये एंगल होगा और पिंक वाले ट्रायंगल में ये एंगल होगा। अब देखो इन एंगल्स जो होंगे सर, ये मुझे पता है कि मेरे ट्रायंगल्स के इंक्लूडेड एंगल बनेंगे। अब इंक्लूडेड एंगल के लिए किन साइड्स पे बात होनी चाहिए सर, ये मुझे क्लियर है। क्लियर करते, ध्यान दीजिएगा, हाईलाइट करते हैं। तो पिंक वाले ट्रायंगल में इसको इंक्लूडेड होने के लिए सर इस पूरे पे बात होनी चाहिए, यहां पे ये जो हाईलाइटेड है सर, और यहां पे इसके अलावा इस पे बात होनी चाहिए जिसको मैंने डबल क्लिक किया। तो एक ये वाला और एक ये वाला, इस पे बात होनी चाहिए। अब किस पे आ जाते हैं? स्काई ब्लू पे आ जाते हैं सर। तो स्काई ब्लू में इस एंगल को इंक्लूडेड होने के लिए आपके इस BC पे बात होनी चाहिए जिसको डबल टिक किया। इसके अलावा इस BQ के भी बात होनी चाहिए, यानी ये जो है सर इस पे भी बात होनी चाहिए। तो सर यहां पे SAS के काम करने के लिए जो 2S की कहानी रेशो के फॉर्मेट में चाहिए, उसके लिए कौन से साइड्स इस्तेमाल होने चाहिए, हाईलाइट कर लिया। तो हाईलाइट करने के बाद दिख रहा है सर कि 4 पार्ट में से 4 साइड में से 3 की कहानी तो ऑलरेडी उस साइड के रेशो वाले गिवन डेटा में मिल गई। इसकी कहानी भी मिल गई, इसकी कहानी भी मिल गई, इसकी भी मिल गई, बस इसकी बची रह गई है, इसकी नहीं मिली है सर। अगेन बिल्कुल सोचने का वही तरीका होगा। कैसे सोचेंगे सर? तो पहले उस पोर्शन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं।
तो कैसे रिअरेंज करना हमने सीखा, फटाफट रिअरेंज कर लेते हैं। तो AP बाई AC बराबर यहां पे AC बाई BQ लिख दिया सर। अब आपको रूल्स पता है कि किस तरीके से आपके हर एक रेशियो के दोनों पार्ट्स अलग अलग ट्रायंगल में होने चाहिए, और आपको यह भी रूल पता है कि दोनों रेशियो के न्यूमरेटर एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए, दोनों रेशियो के न्यूमरेटर एक ही ट्रायंगल के होनी चाहिए, तभी जाके डबल एस पे फिट बैठा सकते हो। ढूंढना स्टार्ट करते हैं सर। AP सबसे पहले, AP कहां है सर, ये रहा मेरा AP। तो AP ये मेरे पिंक वाले ट्रायंगल का ये साइड हो गया, तो AP दिख रहा है सर पिंक वाले ट्रायंगल का है। अब देखो AC, तो जब AC को देख रहे हैं सर तो AC भी पिंक में है, तो प्रॉब्लम हो गई, अभी तो सेट नहीं है। अब यहां पे रूल कहता है कि ये दूसरे ट्रायंगल में, स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में जाना चाहिए था, और मुझे दिख रहा है इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो क्या मैं किसी तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकता हूं? तो समझ में आ रहा है सर, आइसोसेलेस की कहानी गिवन थी, यानी कि ये इसके बराबर है, तो यहां पे एक AC के बदले मैं यहां BC से रिप्लेसमेंट कर सकता हूं। अब जैसे ही मैं एक AC के बदले BC से रिप्लेसमेंट कर दूंगा, उसके बाद यहां पे ये जो साइड है ना सर, ये मेरे स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में लाई कर जाएगा, तो यहां पे चीजें सेट होती दिख रही हैं। आगे भी देख लेते हैं सर। तो AC का है, ध्यान दीजिएगा, तो AC तो प्रॉपरली दिख रहा है सर, पिंक में है, तो पिंक पिंक मैच होता दिख रहा है सर। अब यहां ब्लू ब्लू होना चाहिए, कंफर्म कर लेते हैं ब्लू ब्लू है कि नहीं सर। तो BQ देखिए कहां है सर, तो ये रहा मेरा BQ, दिख रहा है स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में है सर। तो पूरी चीजें अब डबल S के लिए बिल्कुल सेट है सर। तो अब ये जो मेरे पास फॉर्मेट अवेलेबल, इसका सीधे मैं डबल एस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूं। एंगल की कहानी भी दिख रही है, कैसे लिखना आपको सिखा दिया है। सीधा बोल देंगे यहां से भी कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स SAS क्राइटेरिया की मदद से यहां पे सिमिलर साबित होते हैं। सिमिलैरिटी का नोटेशन आपके सामने, इसके लिए मेहनत करनी नहीं है। आप चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सेम नोटेशन आएगा। क्रॉस चेक एक बार इस फिगर में करके देखते हैं। ट्रायंगल APC सबसे पहले मान लो रैंडमली लिखा, तो APC यानी कौन सा ट्रायंगल हो गया सर, पिंक वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहां पे सबसे पहले एंगल की कहानी देख लेते हैं सर। तो APC यानी कि पिंक वाले ट्रायंगल में सर मेरा जो एंगल A है, इसके करस्पॉन्डिंग स्काई ब्लू वाले में एंगल B है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे B आना चाहिए। अब साइड की कहानी से करस्पॉन्डिंग की कहानी देखते हैं। तो AP के करस्पॉन्डिंग BC आना चाहिए, यानी कि यहां पे BC हो जाएगा सर। तो APC था हमारा पिंक वाला, और ये वाला ट्रायंगल स्काई ब्लू, जिसके नाम में अल्फाबेट BCQ का इस्तेमाल किया गया है। BC ऑलरेडी यूज हो गया, खाली जगह में Q को डाल दिया सर। देख पा रहे होगे सेम नोटेशन आ रहा है। तो अगर इस चीज को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना आपका होमवर्क रहेगा। धांसू सवाल, तगड़ा सवाल, कहने के लिए एक आसान सवाल है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, लेकिन इतना आसान भी नहीं जितना हम सोच रहे थे। एक सोचने वाला बेहतरीन सवाल, मजेदार सवाल, अच्छा सवाल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सर कि इस सवाल में जितनी भी बातें आपको बताई वो सब कुछ आपको क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। अब आप पूछोगे सर एग्जाम में क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्या करना है। देखो मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि ये सवाल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बिना फिगर का, देखो फिगर का आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर का आएगा तो या तो ये वाला फिगर देगा या पहले वाला फिगर देगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिना फिगर के आता है तो आपको दोनों फिगर बनाना पड़ेगा। तो अब दोनों फिगर एक ऐसे बना लेना, ऊपर कॉपी पे एक ऐसे बना लेना, एक फिगर को फिगर ए बोल देना, लिख देना फिगर ए, दूसरे फिगर को फिगर बी। उसके बाद सबसे पहले लिखना एनालिसिस ऑफ फिगर ए। क्या लिखोगे, एनालिसिस ऑफ फिगर ए, पूरे एनालिसिस करोगे। उसके बाद वो खत्म होने के बाद एनालिसिस ऑफ फिगर बी और पूरे फिगर बी की एनालिसिस करोगे। तो लेकिन याद रखना, जब फिगर बी की एनालिसिस करोगे ना तो उतना पूरा मत लिखना जितना आपने ए में लिखा था, बट आप फटाफट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कम स्टेप में एनालिसिस कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑब्जर्व हुआ है कि सेम टाइप की कहानी चली है सर, ठीक है। तो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना हमारा टारगेट होता है। तो अगेन एक बहुत तगड़ा सवाल जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अटक सकते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स नहीं अटकेंगे। कहानी क्लियर हुई सर, क्लियर। तो मजा है कि नहीं आज के लेक्चर में, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही तगड़े सवाल हमने सॉल्व किए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के लेक्चर में आपके साथ जितने भी सवाल मैंने डिस्कस किए उन सभी की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है सर तो मेरी इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देके ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, पहले भी फ्री है, अभी भी फ्री था,
पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखिए। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर।